नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनए टीवी का विशेष साहित्यिक कार्यक्रम सुनो कहानी और मैं हूं आपके साथ तेजपाल नेगी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे लिखा है उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सुनामधन्य साहित्यकार महावीर सिंह रवाल्टा ने और कहानी का नाम है गंध। ओबेरे में मवेशियों को न्यार पात डालने के बाद वह बरामदे में आई। चूल्हे में लगी लकड़ियों को एक दूसरे से झाड़ ठोंक कर ठीक किया और आग की लौ व्यवस्थित होने लगी। उसकी रोशनी में उसका चेहरा रक्तिम होने लगा था। कुछ याद आने पर उसने भीत पर लगे तख्ते से लैंप उठाकर उसे जलती लकड़ी से जलाया, फिर वहीं रख दिया। इधर उधर अपने पांव पसारता अंधेरा सिमटने लगा था। पतीली में पक रही दाल करछी में निकालकर उसने एक दाना हाथ से मसला। थोड़ा सा पानी हथेली में रखकर चखने लगी। नमक ठीक था। तब उसने करछी के दूसरे छोर से लकड़ियों के बीच में अंगार पीछे की ओर निकालकर करछी में थोड़ा सा तेल डाला, फिर जीरा डालकर उसे भुनता हुआ देखने लगी। छस छस पतीली में करछी डूबी और कमरा भीनी गंध से भर गया। फिर उसने पतीली सबसे अलग रखी। पानी का पतीला उसकी जगह। दाल भात यानी खाना तैयार था। किसी बोझ के उतर जाने जैसा कोई एहसास उसे नहीं हो रहा था, लेकिन नियत कर्म के निवृत्ति की संतुष्टि उसके साथ थी। सब कुछ ठीक होने पर सरोली को लगा कि जैसे उसके भीतर कहीं न कहीं कुछ है जो उसे मथना चाहता है, और अपने भीतर कुछ पकने की स्थिति उसके सामने तब आती है जब वह बिल्कुल अकेली होती है। ये पल होते ही हैं इंसान के मन के भीतरी परत को मथने के लिए। वह अकेली ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन थोड़ी बहुत देर के लिए रहना तो पड़ता ही है। थोड़ी देर का अकेलापन केवल उसके साथ नहीं, सभी लोग हैं कहीं ना कहीं अकेलेपन से जूझते हुए, और कई बदकिस्मत लोग उसके सहगामी बन गए हैं। वह थोड़ी देर अकेली है। बाहर का कोलाहल अंधेरा बढ़ने के बाद मध्यम पड़ता जाएगा और बच्चे घर में आ घुसेंगे। फिर आपस में लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक, तू तड़ाक, अपने अपने किस्से सुनाते हैं, एक दूसरे की बात की टांग घसीटते हैं, हंसते हंसाते हैं और बड़ी तन्मयता से वह उनको सुनती है, उन्हें समझाती है। इसके बाद साहिबू भी घर आएगा। आते ही खाना मांगेगा या फिर पीने के लिए फसाकू का कोसड़ा। खेत से लौटने के बाद चाह का एक बड़ा गिलास पीकर गांव में अपने हम उम्र लोगों के बीच चला जाता है, मन को हल्का करने, अपनी सुनाने, उनकी सुनने। गांव के बाकी लोगों की तरह दिन भर की थकान वह भी बोलचाल से कम कर लेता है। फसाकू का कोसड़ा हाथ लग गया तो फसाकू हथेली में लेकर उसे मलता रहेगा, सापी में भरेगा, अंगार उस पर रखेगा, फिर दोनों हाथों से सापी पकड़कर लंबा कस खींचते हुए ढेर सारे धुएं के बादल उड़ाता हुआ कमरे को तंबाकू की गंध से पाट डालेगा। छी धुआं, तुम छोड़ नहीं सकते तंबाकू? स्वरूपी कई बार उसे टोक चुकी है, लेकिन वह हंसता हुआ सारी बात को बड़ी सरलता से टाल देता है। बच्चों की सी मुस्कान तैर जाती है उसके चेहरे पर, और वैसी ही मासूमियत भी। अरे फसाकू तो पी लेने दे। लोग तो आगे वह कुछ नहीं बोलता, चेहरे को या तो आसमान की ओर कर लेता है या फिर सांपी से उड़ते हुए धुएं की ओर, लेकिन स्वरूपी समझती है कि वह क्या कहना चाहता है। आखिर इतने वर्ष हो गए हैं उन्हें एक छत के नीचे रहते हुए, बैलों की जोड़ी बने एक जुए से लगकर गृहस्थी की गाड़ी चलाते हुए। तो तुम भी जाकर क्यों नहीं पी लेते? कलेजा ठंडा हो जाएगा और गाँव में सुनाम भी होगा। स्वरूपी फटे पुराने कपड़ों की तरह बेरहमी से बात को काटती है। तब वह अनुत्तरित चेहरे से बस उसे देखता है। क्या सोचती है ये लाटी? गरीब को पीने को कहती है। अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दिन भर काम से सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती और ये पीने की बात करती है। 4 बच्चों के साथ लूण तेल के गुजारे के मोल तोल के उधेड़े बुन में उसका समय निकल जाता है और इसे पीने की सूझती है। फिर पीकर क्या हाथ आएगा? वे लोग पीते हैं तो उनकी सामर्थ्य है खर्चा उठाने की, दारू खरीदने की, कच्ची पक्की। और तो और गांव के आसपास के मुर्गों और भेड़ बकरियों को उन्होंने दारू के साथ
ठोंगार के लिए सफाया कर दिया है। ऐसे लोगों में सेठ, ठेकेदार, मालदार, गल्लेदार या फिर सरकारी महकमे के नौकर हैं। सभी के हाथ कुछ ना कुछ साधन है पैसे उगाने के। उन्हीं लोगों ने गांव को ही चरागाह बना डाला है। सरकारी नौकर किसी न किसी बहाने आते हैं और जेबें भर लेते हैं, साथ में खूब खाना पीना। गांव के चापलूस व मुंह लगे लोग ऐसे मौके पर शामिल होकर खाने का स्वाद भी लेते हैं और ठंडियों में आग तापने का अवर्णनीय सुख व तृप्ति उन्हें मिलती है। बाकी का समय ताश के पत्तों अथवा इधर उधर बरांडे बरांडे बैठकर निकल ही जाता है। एक बार वह भी फंसा क्या, उसे खुद ही शौक चढ़ाया था ठेकेदार के साथ पक्की दारू गले उतारने का। और मौकों पर वह देखता कैसे ठेकेदार कड़ाक से बोतल की सील तोड़ता है। तभी ठेकेदार उसकी ओर बोतल बढ़ाता हुआ बोला, देख तो साहिबू, ढक्कन खोलकर देख। तब उसने बड़े मन से बोतल का ढक्कन घुमाया। कटाक से वह 2-3 फेर में बोतल से अलग हो गया। दारू की गंध उसे मीठी लगी थी। शराब का रंग देखकर उसका मन ललचा गया था स्वाद चखने के लिए। तू भी चख ले एक आध ढक्कन, थकान दूर हो जाएगी, ठेकेदार ने कहा तो तस्तरी में रखी ठुंगार देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा था। गिलास में उड़ेली दारू वह एक ही सांस में पी गया। मुंह में कड़वापन आ गया था और सीने में असह्य जलन होने लगी थी। ये तो बहुत बुरी चीज है, वह मन ही मन अपने आप को कोसने लगा था और मुंह की कड़वाहट दूर करने के लिए अपनी बूशर्ट की बाह से अपने बिचके हुए होंठ साफ करने लगा था। ठेकेदार ने ठुंगार उसकी ओर बढ़ा दी थी। उठा ले 2-4 टुकड़ी और मुंह में डाल, ठीक हो जाएगा सब कुछ। मुंह में 2-4 टुकड़ी डालकर चबाने के बाद मुंह की कड़वाहट दूर हो गई थी। वह जमीन के ऊपर उठने लगा था। मन आनंदित था। फिर तो वह कड़वापन सहकर भी गटागट पीता चला गया, ठुंगार लेता रहा। कदम बहकने लगे थे, जुबान लड़खड़ाने लगी थी। फिर आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। आगे उसे होश नहीं रहा। सुबह आसमान में सूरज काफी दूर तक निकल आया था। उसकी आंख खुली। वह ठेकेदार के घर के बरामदे में पड़ा था। ठेकेदार नहीं था, ना ही उसके आसपास कोई रात की तस्तरी या फिर खाली गिलास या बोतल। उठ गया साहिबू, उसे जगता देख ठेकेदारनी ने पूछा, ले चाय पी ले। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर वह उसके लिए चाय ले आई थी। साहिबू उसकी उदारता से अभिभूत चाय पीने लगा। ठेकेदार के बारे में पूछा तो पता चला कि वह सवेरे ही उत्तरकाशी चला गया है। रात को पीकर तू सरूपी बड़बड़ा रहा था। ठेकेदारनी ने बताया तो वह शर्म से पानी पानी होने लगा। चाय पीने के बाद वह चुपचाप घर की सीढ़ियां उतरने लगा। अंतिम पायदान से उतरते ही उसने कर्म योजना बदली। सीधे घर नहीं जाएगा वो। सारा बदन टूट रहा है, आंखें बोझल हो रही हैं। क्यों ना बाहर खाले की ओर चला जाए, फिर तरोताजा होकर घर को जाएगा। बदन के टूटने से कुछ तो छुटकारा मिलेगा। आंखों पर 2-4 छपाक पानी की पड़ते ही स्फूर्त हो जाएंगी। विचारों की स्यूं बनाता वह नाले की ओर चला गया और वापस भी आ गया। फिर नाले के बाहर की ओर से अपनी अंगुलियों से माटी खरोचने लगा। गांव वालों ने यहाँ से माटी खरोच कर 2-3 छोटे बड़े खाड़ बना दिए हैं। नाले में उसने हाथों को बारी बारी से रगड़ कर धोया। पानी की अंजलि भरकर छप कर चेहरे पर मारी। सचमुच वह अपने आप को तनाव मुक्त व तरोताजा महसूस कर रहा था। नाले से वह सीधा घर की ओर बढ़ने लगा। स्वरूपी की डांट डपट का भय उस पर भीतर बाहर दबाव बनाने लगा था। क्या बताएगा वह उसे? सारी रात वह कहाँ था, क्या कर रहा था? मन ही मन बहाना ढूंढने लगा, लेकिन कोई भी मजबूत नहीं है उसे लगता। सारे के सारे बिल्कुल कच्चे पुस्ते की तरह हैं कि जोर पड़ने पर ढह जाएंगे, या फिर कच्ची बाढ़ की तरह कि जोर पड़ने पर बह जाएगी। बता देगा, रोक लिया था ठेकेदार ने। क्यों? बस यूं ही। अंत में छोटा ही बहाना लेकर वह अपने घर की ओर चलने लगा। घर पहुंचकर देखा बरामदे में स्वरूपी विक्षुब्ध अवस्था में बैठी है। उसने बात नहीं की, बस उसे आते देखकर मुंह फेर लिया। साहिबू ने कनखियों से देखा। स्वरूपी का चेहरा आग में तपे लोहे की तरह सुर्ख हो रहा था। सोचने लगा उससे सवाल पूछे।
वह रात भर कहाँ रहा? वह जवाब देगा। फिर थोड़ी सी नोक झोंक के बाद वह उसे मनाने में सफल हो जाएगा। वैसे भी कोई मुश्किल नहीं है मर्द के लिए अपनी घरवाली के मन की थाह लेना। दो चार चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाकर अपना स्वार्थ हल कर ही लेता है मर्द। चल स्वरूपी, कल्याण दे दे, भूख लगी है। कहते कहते साहिबू को लग रहा था जैसे वह मधुमक्खी के छत्ते पर कंकड़ फेंक रहा हो। खा लो, रखी है चूल्हे पर, तू ही खिला दे। साहिबू के स्वर में अपनत्व भरा दबाव था, प्यार की आर्द्रता थी, लेकिन अपनी गलती को सुधारने की पहल भी थी। जहां रात भर रुके, दारू पी, ब्याली खाई, वहीं कल्याण नहीं मिली। स्वरूपी ने उल्टा ही सवाल उछाल कर उस पर फेंका। वो रात को मैंने दारू नहीं पी, ठेकेदार ने रोका तो ना नहीं कर सका, सो वह बहाने के पुल बनाने लगा। सोच रहा था ठेकेदारनी के मुलाहजे से घरवाली चुप हो जाएगी। दारू नहीं पी तो क्या मूत पिया उस डायन का? अपने खसम को मेरे घर भेज दिया रात को, खुद दूसरे मर्द के साथ रांड। गांव को चरागाह बनाना चाहती है अपने खसम के वास्ते। क्या कह रही है तू? साहिबू संदेहास्पद स्थिति में आक्रोशित था, बदन कांप रहा था। सच बोल रही हूं मैं। तुम रात भर दारू पीकर उस डायन के घर टोट के पड़े रहे और उसका कसम मेरे घर के किवाड़ पीटता रहा। मौका जो मिला उसे उजाड़ खाने का, उजाड़िया ढोर की तरह। दरवाजे पर रात भर तुम्हारा नाम लेकर चिल्लाता रहा। वह नागिन की तरह फुफकार रही थी और साहिबू की आंखों के सामने ठेकेदार का बहसी चेहरा नाचने लगा था। पर ठेकेदारनी तो नाम मत लो उस कुजात का। स्वरूपी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। निरुत्तर साहिबू की आंखों के आगे रात का घटनाक्रम घूमने लगा। सवेरे जो कुछ ठेकेदारनी ने उससे कहा था, तो क्या ठेकेदारनी उसे रात अपने शरीर पर होते हुए कोमल स्पर्श का स्वप्न सच लगने लगा था। एक बार फिर उसके सामने ठेकेदारनी और ठेकेदार के चेहरे उभरने लगे और उसका सिर किसी अनिश्चित कृत्य से जितना झुकता चला गया, मन अंतर्गर्भ से उतना ही उठा हुआ था। पुरुष होने के बावजूद उसने गलती स्वीकार की थी। रात का अंधेरा गहरा चुका है। साहिबू बच्चों के लौटने के बाद गांव की दुकान से कुछ सामान लेकर घर जा चुका है। उसने फसाकू का कुड़सड़ा लेकर उसमें से फसाकू अपनी हथेली में मसलने के बाद सापी में भरा और अंगार रखकर सापी को मजबूती से पकड़कर कश खींचने लगा। तब सारा कमरा बच्चों की बोलचाल के अलावा तंबाकू की गंध में सराबोर था। छी, धुआं, स्वरूपी कहने को हुई, लेकिन कुछ याद आने पर वह तंबाकू की गंध में खोने लगी। बच्चे अब भी बराबर बोल रहे थे।